हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आप सब, उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान पूर्वक पूरे के पूरे एकाग्रता से लगे हुए होंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए इस लेक्चर सीरीज का प्रखर बैच जो हमारा चल रहा है, प्रखर बैच का तीसरा लेक्चर है। और अभी तक जो भी मैंने आपको कराया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है प्रखर बैच में, तो हम लोग स्टार्ट किए हैं इतिहास। और इतिहास को बनाना है हमें खास, इस कारण से हमने शुरू किया था पूरे आत्मविश्वास के साथ। इतिहास की जो बारीक चीजें होती हैं, जिनके बारे में जनरली लोगों को नहीं मालूम होता है, और जिस कारण से फिर बच्चों को इतिहास समझने में परेशानी आ जाता है, और इतिहास का भूत जो है सर पे चढ़कर, कपार पे चढ़ के नाचना शुरू कर देता है। तो इसी भूत को कपार पर से उतार के नीचे फेंकना है। तो अगर फेंकना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि इस प्रखर बैच में मैंने जो 2 लेक्चर पहले ही बना दिया है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों आपका होगा इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन का तीसरा लेक्चर है, मतलब प्रस्तावना। मतलब अभी तक इतिहास को हम लोग पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, अभी इतिहास के पहले की जो पृष्ठभूमि है बस उसके बारे में जान रहे हैं। क्योंकि यही नहीं मालूम होता है तो बाद में कुछ समझ में नहीं आता है, समझ गए? तो इसीलिए जानना बहुत जरूरी है। तो पहला लेक्चर में मैंने आपको कालक्रम बताया था, जिसमें कब का पीरियड किस तरीके से हम लोग इतिहास को बांटते हैं वो बताया था। दूसरा लेक्चर में कुछ कुछ जो चीजें हैं जो साथ साथ में आपको एडिशनल चीजें जो जाननी होती हैं, जैसे टाइमलाइन था, ठीक है, टाइमलाइन जानना जरूरी होता है। उसी तरीके से मतलब टाइमलाइन में ही आपका था मिलेनियम था, सेंचुरी था, फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी किसे कहते हैं, सेकंड हाफ ऑफ सेंचुरी किसे कहते हैं, ये सब था। तो ये सब जानना जरूरी था। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ही बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जाके पहले उन दोनों लेक्चर को लाइन से देख लो। वो देखोगे तभी ये समझ में आएगा। सोचोगे कि कहीं से कहीं किसी का कुछ उठा के देख लें तो फिर तो समस्या है बाबू, तब ना समझ में आएगा। यही कारण से समझ में नहीं आता है इतिहास, क्योंकि आप एकदम तारतम्यता बनाकर नहीं देखते हैं उसको। अरे क्लास 1 पढ़ोगे तबे ना 2 में जाओगे, तबे ना 3 में जाओगे। कि सीधे सोचोगे कि एकदम 10th में पैदा हो जाएं, 10th में जाके एडमिशन क्या नहीं करा लेता है सब। अगर ऐसा होता कि आप इतना बुद्धिजीवी होते हैं तो फिर तो सीधे 10th क्लास में एडमिशन कराते हैं कि 10th का एडमिशन कराया, बोर्ड दे दिए, बात खत्म। अब धक से 2 साल के बाद 12th बोर्ड निकाल लिए, बात खत्म। कि पता चला कि 15 साल में आईएएस बन गए। ऐसा नहीं ना होता है जी, ऐसा होगा भी नहीं। कैसे हो जाएगा? अरे इसमें घुसने का एगो क्षमता होता है, और क्षमता के साथ साथ में ना एक तरीका होता है। पार है, पेट थोड़े है कि कुछ भर लेंगे। खाना खाने जाते हैं तो आप लोग सोचते हैं रोटी सब्जी पूरी जो भी मिले, जैसे भी मिले सब लेके यहाँ तक नाप लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ से नहीं ना जाता है, इसमें यहाँ से या यहाँ से जाता है। श्रवण करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और देखने सुनने का तारतम्यता बनाना पड़ता है, तब जाकर कुछ इसमें जाता है। चलिए तो फिर उसी जोशो खरोश के साथ सब अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए, ठीक है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ नोट सबका अपना होना चाहिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको आप अपने हिसाब से लिखिए। आपका जो नोट्स होगा वही आपके लिए सबसे बेटर होगा, और वही आपको तैयारी जीत की कराएगा, ठीक है। बाद में जीतना हारना तो किस्मत के भरोसे है, क्योंकि सब मेहनत नहीं होता, कुछ किस्मत पे भी होता है। लेकिन मेहनत से 99% आपको सक्सेस जो है मिलने का चांसेस होता है। 1% ही हो सकता है किस्मत आपका थोड़ा सा साथ ना दे। लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ने समय पढ़ते नहीं है, बाद में किस्मत को दोष देते हैं, तो उससे नहीं होगा। किस्मत बस 1% ही मैटर करता है। इसलिए कलम कॉपी निकालिए और कलम कॉपी निकाल कर चलिए। अब जल्दी से ज्यादा देर ना करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पिछले लेक्चर में ही मैंने आप लोग को बता दिया था कि आज के हम लोग लेक्चर में क्या देखेंगे। तो हम लोग आज के लेक्चर में ऐतिहासिक साक्ष्य देखेंगे। क्या देखेंगे? हिस्टोरिकल सोर्सेज। जो भी कल मैंने आपको पढ़ाया
मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, आखिर वो किस आधार पे मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो कुछ आखिर ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उन्हीं के आधार पे पढ़ाया होगा ना मैंने। तो बस समझ लीजिए कि उन्हीं आधार पे हम लोग, आखिर हम लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ये हुआ, या फिर ऋग्वेद में ऐसा ऐसा लिखा है, और वैदिक सभ्यता में ये होता था, पुराने जमाने में लोग ऐसे करते थे, पुराने जमाने में लोग वैसे करते थे। तो ये कैसे कहते हैं? कुछ साक्ष्य है, उसके आधार पर ही तो कहते हैं, हवा में बात थोड़े करते हैं। बाकी हवा में बात करने वाले लोग भी बहुत हैं, अभी बात करेंगे उस पे, धीरे धीरे मैं आऊंगा वहां पे, जब जहां मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे साक्ष्य था, यहाँ पे लोग हवा में बात करते हैं। जैसे भूत प्रेत का बात, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए। भूत प्रेत का बात हर किसी के गांव में, कस्बों में, इवन शहर में, हर जगह अच्छा से होता है। वही गांव में कुछ ज्यादा, शहर में कुछ कम होता, हर जगह है। कहानी वहानी फिल्म वगैरह बहुत कुछ बनता भी है इसपे। अब इस पे कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास। मान तो लिया है विज्ञान ने भी, आत्माओं का प्रेजेंस तो शायद विज्ञान ने भी मान लिया है, लेकिन अब आत्मा ऐसा तांडव करती है, आपको नचाती है, आपके साथ गेम खेलती है, आपको गुदगुदाती है, ये तो नहीं जानते हम लोग, ठीक है। कभी किसी आत्मा से सामना पड़ेगा, तो अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होगा तो मेरे को बताना, या मेरे साथ कभी ऐसा कुछ होगा तो बताऊंगा, आपके साथ साझा करूंगा इस चीज को। तो ये अनुभव अभी नहीं है। तो फिलहाल इसमें वही चीज है कि साक्ष्य के आधार पे, तो ये जो साक्ष्य है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य है, दो तरीके का होता है। देखो, तो जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य है वो कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होगा भारतीय और एक होगा विदेशी, मतलब एक होगा देसी, दूसरा होगा विदेशी, ठीक है। तो पहले तो इसमें यहाँ पे बाइफर्केशन कर लेना क्लियरली। एक होगा आपका स्वदेशी और एक होगा आपका विदेशी। इसको कहते हैं इंडिजिनस इंग्लिश में, और ये होता है आपका फॉरेन। स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई, अगर कहीं कुछ गलत होगा तो देख लेना, ठीक है। फिलहाल अभी पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूं मैं, ऐसा उम्मीद तो नहीं है कि गलत होगा, लेकिन अगर होगा तो उसके लिए मैं अभी ही हाथ जोड़ के आपसे क्षमा याचना करता हूँ। बाद में ये नहीं कि सर यहाँ गलत लिख दिए, वहां गलत लिख दिए हैं। जो सर लिख दिए हैं वो लिखने पे मत जाइए, जो सर बता रहे हैं उस पे जाइए। बहुत बार बच्चों का क्या होता है ना कि जो सर गलत लिखे हैं, अरे बता रहे हूँ ना, सुनो, गलत लिखे हैं सही लिखे हैं का, जो बता रहे हैं चुपचाप वो सुन। ये सुनवे नहीं करेगा, बाद में कहेगा कि हिस्ट्री नहीं आता है, यही से ना आता है, सुन ले पहले बढ़िया से। चलो, तो दो गो होगा, यहाँ से समझ लो कि ऐतिहासिक साक्ष्य को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है स्वदेशी, एक होता है विदेशी। अब जाहिर सी बात है कि स्वदेशी जो होगा, हमारे देश में जो मिला होगा, हमारे देश के लोगों द्वारा जो बनाया गया होगा, वही स्वदेशी होगा। हाँ, जो विदेशियों के द्वारा बनाया होगा, विदेश में जो मिला होगा, विदेशी होगा, ठीक है। तो कॉमन सेंस का चीज है, अब इस पे मत कहना कि कैसे वो कैसे, समझ गए। अब स्वदेशी हो गया, विदेशी हो गया। यहाँ भी अब हम लोग दो दो टुकड़ा करेंगे। क्या क्या टुकड़ा करेंगे? दो टुकड़ा करेंगे। एक होगा तुम्हारा लिखित, लिटरेरी, और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल। पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, जो पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, दौड़ के जाइए, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ आइए। और ये होता है पुरातन, समझ लो। स्वदेशी में थोड़ा बड़ा लिखा हूं, स्वदेशी चीजें मुझे ज्यादा पसंद है, तो स्वदेशी में बड़ा लिखा है। तो एक बार लिखित होगा,
दूसरा होगा आर्कियोलॉजिकल। एकदम ऐसे ही ट्री बना लो, ये जो पेड़ बना रहा हूं ना मैं, अब पेड़ कहो चाहे इसको ब्रांच कहो चाहे जो कहो, जिस तरह ये समझो, चाहे जड़ कह दो। जैसे मान लो कि पेड़ है तो पेड़ का जड़ होता है ना, इसे इसे फैला हुआ, तो वो कह दो, जो कहो, लेकिन इसको इस तरह से बना लेगा ना तो कभी तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए बना लो। अब यहाँ आ जाओ विदेशी में, विदेशी में भी छोटा सा लिख देते हैं लिटरेरी, इसमें लिख देते हैं आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, यही वाला चीज है, लिटरेरी यहाँ भी लिखना था, आर्कियोलॉजिकल ही यहाँ भी लिखना था। तो बार बार एक ही चीज 10 जगह लिखने से अच्छा है कि ऐसे ही LI करके डॉट दे दिए, माने शॉर्ट फॉर्म बना दिए, IAR दे के डॉट दे दिए, शॉर्ट फॉर्म बना दिए, इतना समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, ये भी है, माने इसमें लिख देते हैं लिखित, आई है पुरातन, समझ लीजिएगा। इतना तो समझदार आप लोग है ही हैं, जहां तक हमको लगता है, समझ लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, पहले हम लोग बात करेंगे स्वदेशी का, फिर बात करेंगे विदेशी का। ठीक है, स्वदेशी का बात कर लेते हैं, फिर विदेशी का बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे लिटरेरी एविडेंसेस का, मतलब लिखित साक्ष्य का। तो लिखित साक्ष्य में किसका बात कर रहे हैं? स्वदेशी का। इसके बाद लिखित साक्ष्य में बात करेंगे विदेशी का, फिर पुरातन साक्ष्य पे चलेंगे तो फिर स्वदेशी का बात करेंगे, फिर विदेशी का बात करेंगे। पहले लिखित साक्ष्य पे आते हैं। तो लिखित साक्ष्य में जब आएंगे तो 3 तरीके का मतलब आपको इसमें मिलेगा। इसमें भी 2 तरीका होता है, लिखित में भी 2 तरीका होगा। एक होगा आपका जो रिलीजियस होगा, मतलब इसमें भी आपको 2 टाइप से बांटना होगा। एक होता है रिलीजियस और दूसरा होगा सेक्युलर। रिलीजियस का मतलब आप लोग को मालूम होता है कि मतलब आपको मालूम होगा कि धार्मिक होता है। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। देखो यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता से कोई लेना देना नहीं है। धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे इसलिए वर्ड सेक्युलर यूज किया गया है ना, सेक्युलर वर्ड इसलिए यूज किया गया है, इसका मतलब है कि वैसा साक्ष्य जिसमें धर्म का कोई खास झलक नहीं है, तो धर्म को इंगित करता हुआ वो साक्ष्य नहीं है। ठीक है, धर्म को इंगित करता हुआ साक्ष्य नहीं है। अब बात करेंगे कि रिलीजियस, जो लिखित साक्ष्य में रिलीजियस साक्ष्य था, तो वो का क्या क्या होगा? तो इसमें सबसे पहला आएगा तुम्हारा ब्राह्मणिक टेक्स्ट, ब्राह्मणिक कहिए या फिर इसी को पुराने जमाने में या फिर पहले लोग हिंदू कहते थे, मतलब हिंदू कल्चर जो है ना, हिंदू कल्चर को ब्राह्मणिक कल्चर कहा जाता था, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्राह्मणिक कल्चर को हिंदू कल्चर समझा जाता था। मैंने पहले भी आपको बताया था, कल वाले क्लास में, मतलब पिछले क्लास में भी, कि ब्राह्मणिक कल्चर जो है, या फिर जो हम लोग ये जो हिंदू वर्ड है, हिंदू वर्ड हम लोग अपने लिए यूज नहीं करते थे। ब्राह्मणिक कहो या सनातनी कहो, सनातनी यूज करते थे। हिंदू नाम तो हम लोग को अरबी लोगों ने दिया था, और वो भी करीब 7वीं शताब्दी तक। उसके पहले तक तो हम लोग यही ब्राह्मणिक या फिर सनातनी कल्चर था हमारा। ठीक है, सनातन धर्म था हमारा। तो इसको दिमाग में रखेंगे, और जो मैं बोल रहा हूँ ये पिछला लेक्चर जाके देखिए, उसमें मैंने बताया है। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पिछला लेक्चर जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आगे आपको समझ में नहीं आएगा। पहले उसको देख ले फिर आगे बढ़े। चलिए, तो ब्राह्मणिक था। उसके बाद अगला आपका है जैन। जैन लिटरेचर वगैरह ब्राह्मणिक टेक्स्ट है। ठीक है, मतलब ये हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे लिखी हुई किताबें हैं। जैन धर्म पे है, फिर आपका बौद्ध धर्म पे है, बुद्धिज्म पे। ठीक है, जैन धर्म पे है, बुद्ध बौद्ध धर्म पे है। अब इसका कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ब्राह्मणिक का अगर बात करें तो इसमें आपको श्रुति और स्मृति 2 तरीके का टेक्स्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ज्यादा इसके बारे में जानने का जरूरत नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ इतना समझिए। ठीक है, जैन का अगर बात करेंगे तो इसमें आपको अंग अंग देखने को मिलता है। ठीक है, और ये अंग कितने थे? तो ये अंग थे करीब 12 है। इसी तरीके से एक है भद्रबाहु चरिता है, और भी बहुत सारा है, तो उतना जानने का ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या है? भद्रबाहु चरिता, भद्रबाहु चरिता। भद्रबाहु चरिता जो था, ये भद्रबाहु नाम के एक जैन गुरु थे, उनके लाइफ के ऊपर लिखा हुआ है। और इसमें सिर्फ यही नहीं है, उनके बारे में ही नहीं है, थोड़ा बहुत अगर इसको कोई पढ़ेगा तो उसमें उनको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के
लाइफ के बारे में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म को उन्होंने अपना लिया था, तो उनके जो वो जो लेटर लाइफ था उनका, उसके बारे में कुछ चर्चा इसमें मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर बुद्धिज्म का बात करें तो बुद्धिज्म में आपको मालूम है कि इसमें अंगुत्तर निकाय का बार बार चर्चा होता है कि अंगुत्तर निकाय में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, जिसमें उससे बहुत सारा इतिहास हमारा लिया गया है। अंगुत्तर निकाय है, फिर आपका इसमें त्रिपिटक है जिसमें सुत्त पिटक है। ठीक है, त्रिपिटक है, मतलब उसका नाम है त्रिपिटक कहो या त्रिपिताका कहो, जिसमें आता है आपका सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है, अभिधम्म पिटक आता है, तो ये 3 पिटक मिलकर त्रिपिटका कहलाता है। फिर आपका अंगुत्तर निकाय वगैरह है, तो ये सब है बौद्ध लिटरेचर में। और भी बहुत कुछ है, ये नहीं मैं जो बता रहा हूँ ये समझो कि मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बस यहीं पे खत्म हो गया है, इसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा है। इसी में अगर आप देखिएगा बुद्धिज्म में ही, तो मिलिंद पन्हो नाम का एक किताब है, जो राजा मेनांदर था, इंडो ग्रीक का लास्ट राजा था शायद मेनांदर, जहां तक मुझे याद है इंडो ग्रीक का लास्ट राजा था मेनांदर। और बौद्ध धर्म के गुरु थे नागसेन कहो या नागार्जुन, उनके बारे में, उनके डिबेट के बारे में वो किताब है मिलिंद पन्हो, जिसमें आगे जाके वो जो मेनांदर था उसने फिर बौद्ध धर्म को अपना लेता है, उनसे इतना प्रभावित हो जाता है कि बौद्ध धर्म को अपना लेता है। उसी पे वो किताब है मिलिंद पन्हो, तो वो भी इसी का पार्ट है। अब उस तरीके से देखिएगा ना, तो बुद्धिज्म को तो दो टाइप में बांटा गया है, एक पाली टेक्स्ट में, एक अनुपाली टेक्स्ट में। ठीक है, एक पाली लिटरेचर का हो या फिर एक अनुपाली लिटरेचर का हो, तो उतना जानने का कोई जरूरत नहीं है आपको, जितना ये बता रहा हूं मैं इतना आपके लिए काफी। तो ये हो गया तुम्हारा लिटरेरी सोर्स में रिलीजियस, जो कि स्वदेशी है। अब चलेंगे विदेशी में, लिटरेरी सोर्स में मतलब विदेशी में लिखित साक्ष्य। लेकिन उससे पहले सेक्युलर का देख लें कि सेक्युलर में क्या होता है। तो सेक्युलर में दो है, दो नहीं तीन है। एक है आपका हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, दूसरा होता है आपका सेमी हिस्टोरिकल, अर्ध ऐतिहासिक। हिंदी वाले बच्चे, हर चीज हिंदी में लिख नहीं सकता हूं मैं, हर चीज हिंदी या इंग्लिश में दोनों एक, मतलब लिखने में दोनों लैंग्वेज में लिख पाने में बोर्ड देखो कितना बड़ा है। ठीक है, बार बार मिटा मिटा के लिखना पड़ेगा, तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ सुन लिया करो, सुन के लिख भी लिया करो। हिस्टोरिकल ऊपर में लिखा है, हिस्टोरिकल का ऐतिहासिक, और सेमी हिस्टोरिकल अर्ध ऐतिहासिक। ठीक है, और उसके बाद तीसरा होगा बायोग्राफिकल। बायोग्राफिकल आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए। दो चीज होता है, एक होता है ऑटोबायोग्राफी और एक होता है बायोग्राफी। अगर आप अपने बारे में, खुद अपने बारे में लिखते हैं तो वो कहलाता है ऑटोबायोग्राफी, मतलब खुद से आपने अपना बायोग्राफी लिखा है। बायोग्राफी मतलब आपका परिचय, किसी खास व्यक्ति का परिचय, तो आप अपना खुद से लिखेंगे तो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा, किसी और के द्वारा लिखा होगा तो वो बायोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें होता है ऐतिहासिक है, अर्ध ऐतिहासिक है और बायोग्राफिकल टेक्स्ट है। बायोग्राफिकल को हिंदी में ही बायोग्राफिकल ही कहते हैं शायद, और या फिर कुछ स्पेशल हिंदी वर्ड होगा तो वो मेरे को नहीं मालूम है, आप देख लेना। तो अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें चाणक्य का अर्थशास्त्र का नाम यूज कर सकते हैं आप। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र इसमें यूज किया जा सकता है, अर्थशास्त्र। या इसका दूसरा एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र के बाद राजतरंगिणी भी दे सकते हैं आप। राजतरंगिणी कल्हान के द्वारा लिखा गया था, जो शायद 12वीं शताब्दी में लिखा गया था, 12th एडी में, और उसमें बेसिकली कश्मीर के राजाओं के बारे में चर्चा है, तो वो हो सकता है। तो उतना लिखने का जरूरत नहीं, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना जानिए काफी है, मन है तो लिख लीजिएगा। अगर अर्ध ऐतिहासिक में आते हैं तो पाणिनि का अष्ट अध्यायी हो सकता है। पाणिनि एक लेखक थे, उनका है, हो सकता है अष्ट अध्यायी, अष्ट अध्यायी। ठीक है, अष्ट अध्यायी उन्होंने लिखा था। बेसिकली ये तो था तो ग्रामर का किताब, ये था ग्रामर का किताब, लेकिन ये कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में दर्शाता था, या आप कहें तो मौर्य पीरियड के पहले से लेके मौर्य पीरियड आने तक का कुछ चर्चा, कुछ पॉलिटिकल चीजों का चर्चा, राजनीतिक चीजों का चर्चा इसमें है। इसी का, इसी के ऊपर कमेंट किया था पतंजलि ने। पतंजलि ने कुछ इस पे लिखा था महाभाष्य करके, शायद महाभाष्य करके लिखा था, वो इसी के ऊपर कमेंट था एक्चुअली। ठीक है, कमेंट किया गया था। फिर आपका होता है बायोग्राफिकल। तो बायोग्राफिकल में बहुत सारा हो सकता है। बायोग्राफिकल में एक
एग्जाम्पल हो सकता है हर्ष चरित्र, हर्ष चरिता। इसी तरीके से बहुत सारा बायोग्राफिकल टेक्स्ट है। पहले का राजा महाराजा तो खासकर अपना कुछ स्कॉलर रखते थे, जिनका काम ही था अपने राजा महाराजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखना। जैसे अकबर बहुत सारा को रखे हुए था, बाबर के ऊपर भी लिखा गया है, शायद उसकी बहन ने लिखा था। तो इस तरीके से बहुत आगे है, आप पता चलेगा आपको। तो फिलहाल ये होता है। तो अगर आप लिखित साक्ष्य का बात करें तो ये है, लिखित साक्ष्य को भी दो पार्ट में तोड़ा जाएगा। एक धार्मिक होगा, ये धर्मनिरपेक्ष होगा। धार्मिक के अंदर ये सब आएगा, ब्राह्मणिक, जैन, बुद्धिज्म। तो ये सब इंडिजिनस है, स्वदेशी है, क्योंकि भारत का ही धर्म है ये सब। और दूसरा धर्मनिरपेक्ष में तो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, अर्ध ऐतिहासिक है और बायोग्राफिकल है। तो सबका एग्जाम्पल भी एक मैंने दे दिया है। अब हम लोग चलेंगे विदेशी के लिटरेरी एविडेंस पे, विदेशी के लिखित साक्ष्य। अब यहाँ देखिए, इसमें है तो बहुत सारा सोर्स। इसमें ग्रीक राइटर्स के द्वारा लिखा गया है, तिब्बतियन राइटर्स के द्वारा लिखा गया है, चाइनीज राइटर्स के द्वारा लिखा गया है, अरबियन या पर्सियन राइटर्स के द्वारा भी भारत के बारे में लिखा गया है। तो इसमें है बहुत कुछ। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो समझो कि कुछ खास है, या फिर कहो कि थोड़ा जानना चाहिए आपको। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें ग्रीक के द्वारा लिखा गया है, उसी का एग्जांपल अभी मैं दूंगा। ग्रीक के बारे में था आपका, चाइनीज का है, चाइनीज ट्रेवलर्स का है, फिर आपका और अरब के लोगों का है, अरबिक लिटरेचर्स है, बहुत सारा लिटरेचर है इसमें। तो ग्रीक में अगर एग्जांपल दें, में ग्रीक राइटर था एक मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नाम का किताब लिखा था। ये इंडिका बहुत फेमस किताब है। इसमें इंडिका में उसने बहुत सारा चीज लिखा था। एक्चुअली मेगास्थनीज था कौन? तो मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का, आप कह सकते हैं उसका कमांडर कहो या कुछ कहो, या राजदूत कहो, जिसको उसने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, तो वो आया था, इंडिका लिखा था। इसी तरीके से कुछ चाइनीज ट्रेवलर आए आपके, लिख ही देता हूँ, लिख दूं क्या? ये लिख देता हूँ मेगास्थनीज। कुछ चाइनीज ट्रेवलर्स थे जिन्होंने ट्रेवल अकाउंट लिखा, भारत में घूम घूम के उन्होंने पूरा देखा, भारत के बारे में जाना और फिर लिखा। जैसे उसमें आपका है फाहियान है, ठीक है, ह्वेन सांग है। तो ये इसके बारे में इसका कोई स्पेशल किताब नहीं है, इन्होंने ट्रैवल अकाउंट लिखा था। मतलब जो भारत में आके इन्होंने घूमा, घूम फिर के भारत के बारे में जो देखे, जाने, समझे, वो इन्होंने लिखा। तो उससे हम लोग को पता चलता है। ह्वेन सांग, ठीक है। स्पेलिंग अच्छा, इसमें एक चीज कर लो, ये कर लो, ह्वेन सांग, ये यू है, डब्लू लिख दिया था मैंने, ह्वेन सांग होगा। इस तरीके से है। फिर आपका अरबिक में आप अल बेरूनी के बारे में सुना होगा आपने, अल बेरूनी है। इब्न बतूता है। अल बेरूनी जब भारत आए तो भारत में आके इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखा। संस्कृत लैंग्वेज सीखने के बाद भारत के बारे में जाना, समझा, और भारत के बारे में जानने के बाद इन्होंने किताब लिखा है। उस किताब का नाम है, उसी किताब को कहते हैं तारीख हिंद भी कहते हैं, किताबुल हिंद भी कहते हैं, तहकीक हिंद भी कहते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, आप इसको किसी भी एक नाम से जान सकते हैं, किताब उल हिंद। ठीक है, मतलब भारत के बारे में एक किताब लिखा। फिर इब्न बतूता जो थे, इब्न बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर थे। मोरक्कन कहने का मतलब कि अफ्रीकन, अफ्रीकन ट्रैवलर थे। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आए थे। और इन्होंने एक ट्रैवल अकाउंट ही लिखा है। ट्रैवल करने का मतलब जो भारत में घूमे, जाने, समझे, उसका एक बस ब्यौरा दिया। ट्रैवल अकाउंट करने का तो स्पेशल किताब नहीं लिखे, बस ब्यौरा दिए। और इन्होंने क्या कहते हैं, किताब लिखे थे, तो उस किताब का नाम रखे थे। इन्होंने ट्रैवल अकाउंट लिखा, और ट्रैवल अकाउंट में बेसिकली इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही बताया था। उसी के समय ये आए थे। तो ये लोग हो गए आपके, ये आपका हो गया लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य में ये हो गया, ठीक है। तो लिखित साक्ष्य को, अगर भारतीय स्वदेशी लिखित साक्ष्य का बात करें तो दो टुकड़ा है इसका, एक रिलीजियस, एक सेक्युलर, तो ऐसा है। और विदेशी का बात करें तो विदेशी में क्या है, रेगुलर, ये धार्मिक और अधार्मिक होगा। वो सब कुछ एक जैसा ही लिखते थे, वो तो अपने हिसाब से, वो दूसरे धर्म के थे तो अपने हिसाब से लिखेंगे ना। तो उनका ये है। और भी है इसमें, मतलब आपका तिब्बतियन लेखक भी है। तो लोग को जानने का जरूरत नहीं, जितना बता दिया इतना काफी है।
देखो अब बात करते हैं पुरातन साक्ष्य का या पुरातत्वविदों के द्वारा खोजा हुआ साक्ष्य का। मतलब ये लिखित नहीं है, इसमें कोई सामान मिला है। पुरातन कहने का मतलब क्या होता है, किसी खास तरीके का सामान। जैसे अगर इसको मैं बांटूं तो आप कह सकते हैं ए हो सकता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता था, तो किसी पत्थर पे, पिलर पे या कहीं पे भी खुदवा के कुछ लिखवाया जाता था, वो इंस्क्रिप्शन कहलाता था। दूसरा आपका होगा बी होता था क्वाइंस को। बहुत सारे राजाओं ने अपने नाम का सिक्का चलवाया, बोला नहीं नाम का सिक्का चलवाना, तो नाम का सिक्का वगैरह चलवाते थे, ये होता था। अगर मैं इसमें सी दे दूं तो सी आपका हो गया मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स कहने का मतलब किसी तरीके का आर्टिफैक्ट्स कह सकते हैं आप, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, किसी भी तरीके का आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स कहने का मतलब कोई सामान, जैसे टेराकोटा का जो मूर्ति वगैरह मिलता था, मूर्ति हो गया, जो अलग अलग चीजें जो भी है, बीट है, ये है, इस तरीके का कुछ भी, तो वो उसमें आ जाएगा। तो अगर बात करें इंडिजिनस का, अब देखो मैंने ये ए बी सी क्या लिखा है, ए से समझ लेना इंस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मतलब शिलालेख कहो, अभिलेख कहो। इंस्क्रिप्शन का दूसरा क्वाइन सिक्का, और तीसरा मोनूमेंट आर्टिफैक्ट्स, मतलब मैंने बता ही दिया आर्टिफैक्ट्स क्या होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग दे देंगे ए बी सी। तो ए बी सी से समझ लेना यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, ए, बी दे देते हैं बी, और सी, क्योंकि ये तो फॉरेन है, फॉरेन का जो होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अब इंस्क्रिप्शन है आपका, तो अगर इंडिजिनस इंस्क्रिप्शन का बात करते हैं, स्वदेशी इंस्क्रिप्शन का बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आएगा आपका मौर्यन इंस्क्रिप्शन। मौर्यों के द्वारा बनाया गया था, जिसमें अशोक का भी है बहुत सारा, ठीक है, अशोकन पिलर वगैरह है ना ये सब, तो मौर्यन इंस्क्रिप्शन होगा। इसी के बाद आपका खारवेला का इंस्क्रिप्शन है, बहुत सारा इंस्क्रिप्शन है, ऐसा मत समझो कि एक ही है, एक ही शिलालेख या अभिलेख है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, शिलालेख कहेंगे। अगर पत्थरों पे लिखा है तो शिलालेख, किसी और चीज पे लिखा है, कागज वगैरह पे लिखा है, तो उस तरीके अलग अलग नाम है, ठीक है, शिलालेख का, अभिलेख का। तो मौर्यन का हो सकता है, खारवेला का हो सकता है, बहुत सारा था, ऐसा नहीं है कि एक था, बहुत सारा था। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग करवाया है। तो जो इंपॉर्टेंट है या फिर मान लो समझो कि थोड़ा फेमस है, तो वो मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ, बाकी तो आपको किताब वगैरह में देखेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये बेसिकली आपके समझ को डेवलप करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो समझ को डेवलप करने के लिए इतना काफी है। किताब में इस तरीके से आपको बनाकर, इस तरीके से पेड़ बना के, ट्री बना के आपको नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको रुद्र दमन का मिलेगा, मिलेगा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख मिलेगा आपको रुद्र दमन का, ठीक है। हालांकि रुद्र दमन जो था वो बाहर से आया था, शाक रूलर था, ठीक है। शक जब भारत आए थे बैक्टीरिया से चल के, तो शक रूलर था ये, लेकिन फिर भी आके ये लोग यहीं पे बस गए थे और यहीं के हो गए थे। तो जूनागढ़ अभिलेख हो सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग सिक्का का। तो सिक्का अगर देखा जाए तो सबसे पहले सिक्का इंडो ग्रीक्स ने चलवाया। इंडो ग्रीक या इंडो बैक्ट्रियन रूलर भी इनको कहा जाता है, जो बैक्ट्रिया से आए थे। बैक्ट्रिया कहने का मतलब अभी का आपका ईरान, सीरिया, ये सब का इलाका, वहां से लोग चल के आए थे। पश्चिमी चीन का इलाका, वहां से लोग चल के आए थे और भारत में। तो सबसे पहले सिक्का इन्हीं लोगों ने चलवाया था। तो इंडो ग्रीक सबसे पहले सिक्का कहने का मतलब सिक्का जिसपे राजा का फोटो हुआ करता था, ठीक है। सिक्का तो उसके पहले से चला आ रहा है, लेकिन ये सिक्का पे अपना फोटो लगाना शुरू कर दिए थे, ये इन्होंने सबसे पहले किया था। तो इसी में तुम लोग का कुछ तुम्हारा राजा का नाम आता है, जैसे था यूक्रेटाइड्स है, यूक्रेटाइड्स के पहले भी है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस, ये सब का नाम है। तो ये सब आपको उतना जानने का जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए कि वो है इंडो बैक्टीरियन होंगे। इंडो बैक्टीरियन के बाद फिर गुप्ता क्वाइंस वगैरह बहुत फेमस है। गुप्ता रूलर का क्वाइंस फेमस है, ठीक है। इसी तरीके से गुप्ता के पहले आपके थे जो शक आए थे, शक या सीथियन कहो उसको, पार्थियन आए थे जिसको पहलवा भी कहते हैं, और आपका कुषाण लोग आए थे, तो इनका भी है, उन लोगों का भी है। तो इसमें वो कर सकते हो, इंडो इंडो बैक्टीरियन के बाद ये कहो, ये होंगे। उसके बाद आपका, इसके बाद आपका ये होंगे गुप्ता।
तो इसके बाद ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया सिक्का, बहुत आगे चलता रहा। ठीक है, तो उतना हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है, इतना जान लीजिए काफी है। अब बात करेंगे मोनूमेंट्स आर्टिफैक्ट। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आपका वही है, हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन हो गया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से हो गया, मोहनजोदड़ो से हो गया, हड़प्पा कर दो यहाँ पे, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, एक्सेट्रा। तो ये आपका मोनूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स, यहीं पे टेराकोटा का कुछ कुछ स्टैचू मिला है, ब्रिक्स मिला है, बीड्स मिला है, बहुत सारी चीज मिला है यहाँ पे, जो हड़प्पा सभ्यता जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो ये सब सारा चीज है। तो अगर स्वदेशी का बात करें तो इंस्क्रिप्शन में ये सब है। इंस्क्रिप्शन समझ में आ गया आपको, कॉइन्स वगैरह, मोनूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स वगैरह। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉरेन का भी है, बाहरी विदेशी लोगों का भी है, जो लोग आए थे जब उन्होंने बनवाया था। तो अगर इसका बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है बोझा कोई, बोझा कोई इंस्क्रिप्शन हो सकता है। इसमें आपका नख्त ए रुस्तम हो सकता है, नख्त ए रुस्तम, इस तरीके का। ठीक है, नख्त ए रुस्तम हो सकता है उसमें। तो ये इंस्क्रिप्शन सब था। ठीक है, तो अगर इंस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे, तुलना करेंगे इंडिजिनस और विदेशी में, मतलब स्वदेशी और विदेशी में, तो आपको पता चलेगा कि विदेशी इंस्क्रिप्शन या मतलब शिलालेख या अभिलेख जो है, ये हमारे यहाँ बहुत कम है, बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ तो भरा पड़ा है। ये इंस्क्रिप्शन तो अभी मैंने मौर्य का, खालड़ा, जूनागढ़ ये सब बताया। अभी तो इसमें गुप्ता पीरियड का होगा, बहुत सारा, जितने भी राजा हैं सब अपना कुछ ना कुछ लिखवाते ही थे। फिर उधर साउथ इंडिया का है, साउथ इंडिया में बहुत सारा है, तो वो सब है। अब बात करते हैं हम लोग बी नंबर, क्वाइंस का। तो देखो क्वाइंस में भी ज्यादा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे रोमन राजा है, रोमन एम्पेरर्स का ही कुछ क्वाइंस मिला है हम लोग को। रोमन एम्पेयर जैसे अगस्टस था, अगस्तस था, और एक और राजा है रोमन एम्पायर, रोमन राजा था टाइबेरियस, टाइबेरियस का मिलेगा आपको। बस वहां पे भी बहुत ज्यादा नहीं है। फिर आपका अगर मोन्यूमेंट्स या आर्टिफैक्ट्स का बात करें तो वो भी ज्यादा नहीं है। अरे भाई सिंपल सा आप बात समझो ना, जो देश के लोग होंगे वही ना ज्यादा बनाएंगे। आप जिस देश में रहते हैं उसी का ना आप अपने देश के लिए करेंगे कि दूसरे देश के लिए करेंगे जाके। ठीक है, वो तो हम लोग का कहो, भाग्य कहो, दुर्भाग्य कहो, जो कहो, कि विदेशी आक्रमण हमारे यहाँ शुरू से होता आया है, विदेशी लोग शुरू से आके हमारे यहाँ बसते आए हैं, जिस कारण से आपके यहाँ विदेशी लेख अभिलेख भी देखने को मिल रहा है। कायदे से तो देखा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या कीजिएगा, देखने को मिलता है। बहुत सारे तो आपको आगे जाके पता चलेगा कि बाद में अंग्रेज आए तो बहुत सारा इन सब में से लूट के हम लोग के यहाँ से लेके चले भी गए। तो यही इतिहास तो जानने का जरूरत है, जो इतिहास हम लोग नहीं जानते, हम लोग को वो आधा अधूरा इतिहास पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, और ज्यादातर बच्चों को तो वो भी पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें शिक्षा, जो हमारा शिक्षा पद्धति है उसका भी गड़बड़ी है, कि तारतम्यता नहीं है उसमें। 6 to 8 में आजादी की लड़ाई पढ़ाया शुरू कर दे, मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, और 9-10 का सीधे विश्व इतिहास शुरू कर दिया जाता है 9-10 में। 11-12 में जाके फिर हड़प्पा सभ्यता और ये सब शुरू किया जाता है। तो थोड़ा सा दिक्कत है। 6 क्लास 6 7 में है क्या कि एकदम प्राचीन, मध्यकालीन तो है ही नहीं, मध्यकालीन सीधे 11-12 में, इस तरीके का कुछ 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 दे दिया, बस हो गया, बात खत्म। लाइन से नहीं बताया गया, जिस कारण से दिक्कत होता है। ठीक है, तो फिलहाल खैर मैं जो आपको बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ एकदम बढ़िया से समझिए, तो सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं सी, मोनूमेंट्स आर्टिफैक्ट्स का। तो मोनूमेंट्स आर्टिफैक्ट्स भी फॉरेन लोग का उतना ज्यादा नहीं है। ज्यादातर जो भी होगा, जैसे आपको पता होगा कि अशोक का जो राज्य था, अशोक का साम्राज्य, सुमात्रा, जावा, ये सब को भी जीत लिया था करीब करीब अशोक ने। तो वही आपको फॉरेन जो आपको मोनूमेंट्स है वो आपको सुमात्रा में, जावा में, इंडोनेशिया में, उधर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब कुछ कंट्री है जिसका नाम है, जहाँ पे आपको फॉरेन आर्टिफैक्ट्स वगैरह, जो मोनूमेंट्स आर्टिफैक्ट्स जो है वो आपको मिलेंगे। बाली है, बोर्नियो है, बहुत सारा है। और इसी से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है, आखिर उसको हम लोग अपने इतिहास में इंक्लूड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि वो पहले भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, लोग कहते हैं तो उसका कहीं ना कहीं यही साक्ष्य है, ये हिस्सा होगा। आज भले ही वो अलग देश है।
ठीक है, लेकिन कभी हिस्सा था। आज भी वहां पे आप जाओगे तो कुछ मंदिरों का निर्माण आपको, मतलब आज भी वहां पे मंदिर वगैरह आपको दिख जाएगा, जो पुराने राजाओं का बनाया हुआ मंदिर वगैरह था। आज भी कुछ लोग वहां पे आपको पूजा करते हुए दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारा जो भारत का इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही आप कह सकते हैं प्रलयंकारी, या फिर आप कह सकते हैं कि अ, इतना मजबूत इतिहास रहा है, इतने मजबूत हमारी जड़ें हैं। आज भले ही हम लोग उसको भूलते चले जा रहे हैं, और इवन जैसे हम लोग मगध बिहार में हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं अगर इतिहास का चर्चा कभी भी होगा, इतिहास कभी भी शुरू होगा, तो मगध के बिना इतिहास हो ही नहीं सकता है। मौर्य साम्राज्य के बिना इतिहास हो, क्योंकि उन्हीं लोगों का ये फैलाया हुआ है। और आज हम लोग बिहार में होते हुए भी हम लोग ये सब चीज नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज समझने का जरूरत है आप लोग को। तो इसीलिए मैं पहले भी आपको बताया था, पिछला लेक्चर में भी शायद मैंने बोला है ये सब। ये तो समझो कि ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ये सब तो सिर्फ मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बस जानकारी देने के लिए। अभी तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल में चलूंगा, ठीक है। जनरली ये सारा कुछ जो है लोग कोर्स वगैरह में भी नहीं कराते हैं, पेड कोर्स जो होता है ना उसमें भी नहीं कराते हैं। और मैंने तो बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है, पूरे डिटेल में जानना है, मतलब जैसे बहुत सारी चीज मैंने बोला ना कि आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो अगर किसी को ऐसा है कि नहीं मेरे को सर सब कुछ जानना है, सब कुछ पढ़ाइए, तो उसके लिए अगर आपको चाहिए होगा, मतलब जानना होगा, तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, ठीक है, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आया कि नहीं आया, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ये जितना इंपॉर्टेंट मैं तथ्य है, जितना इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता रहा हूँ, ये आपको कहीं भी जनरली आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, सब कुछ जगह शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रखर बैच का, जो प्रखर बैच मैं चला रहा हूँ, ये प्रखर बैच बिल्कुल फ्री है, ठीक है। प्रखर बैच जो है आपका बिल्कुल फ्री है, और इस प्रखर बैच का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फायदा उठाइए, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको फ्री में और बहुत फैंटास्टिक तरीके से मिल रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा ही ड्रास्टिक चेंज किया है मैंने, फैंटास्टिक चेंज किया है, तो इसका फायदा उठाइए। समझ गए, यूट्यूब के इतिहास में कहीं ना कहीं एक क्रांति लाने वाला है कि इतना डिटेल में किसी ने नहीं पढ़ाया है। इवन मैं तो बोलता हूँ पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाया किसी ने, नहीं तो पेड कोर्स बहुत सारे बच्चे लिए होंगे, जाके आप पता कर लेना, पूछ के देख लेना, ठीक है ना। तो खैर दूसरों से उतना लेना देना नहीं है, अपने से मतलब है, और अपने को कुछ नहीं है, अपना यही है करना है, और चाहे जो भी हो, ठीक है। कल होके अगर मान लो पेड का जरूरत होगा तो पेड का भी कोशिश करेंगे, कोई उसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक। एकदम डिटेल में आपको जानना होगा तो वैसा भी अगर कुछ होगा तो करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए तो फिलहाल इतना समझ लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम। और ध्यान रहिएगा, रखिएगा, सॉरी ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में अब इतिहास शुरू हो जाएगा। ये आपका प्रस्तावना था, प्रस्तावना का वीडियो नंबर 3। ये क्या है, आज भी मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो था आपका प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 था ये। अब इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया, अब इंट्रोडक्शन का कहानी ओवर, और अब हम लोग मेन फिल्म में, मतलब ये ट्रेलर था, ट्रेलर समाप्त हो गया। मैंने बोला ना अभी, ये तो बस झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अब चलिए पिक्चर में चलेंगे हम लोग। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़िए। जय श्री राम।